आज हमारे पास चौधरी चरण सिंह के जीवन पर आधारित एक बहुत ही विस्तृत लेख है जो उन्हें भारत के किसानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर दिखाता है। ये लेख काफी जानकारी देता है, पर आज हम इस पर बात करेंगे कि इसे और गहरा और विश्लेषणात्मक कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेख का एक मुख्य आधार ये है कि चौधरी चरण सिंह किसानों के चैंपियन थे। उनके जो काम थे, जैसे जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार, उन्हें किसानों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव की तरह दिखाया गया है। बिल्कुल, और ये छवि बहुत मजबूत है। लेकिन मुझे लगता है यहीं पर कहानी को और पहना बनाने का पहला मौका है। अच्छा। देखिए, लेख उन्हें किसानों का चैंपियन तो कहता है, पर यह साफ नहीं करता कि असल में ये किसान है कौन। मतलब ये कि किसान शब्द एक बहुत बड़े और अलग अलग तरह के समूह के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये कह रही हैं कि किसान कोई एक जैसा समूह नहीं है। इसमें तो अमीर किसान भी है, मध्यम किसान भी है, और वो भी जिनके पास कोई जमीन ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर बारीकी की जरूरत है। क्या है ना कि ग्रामीण समाज में इन सभी के हित एक जैसे नहीं होते, बल्कि कई बार तो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। सही बात है। लेख ये तो बताता है कि जाट, यादव और गुर्जर समुदाय उनका समर्थन करते थे, पर यह नहीं बताता कि उनकी नीतियों का आर्थिक फायदा किस वर्ग को सबसे ज्यादा हुआ। तो अभी की जो कहानी है वो एक सामान्य तस्वीर दे रही है, उसमें गहराई की कमी है। हाँ बिल्कुल, एक तरह से सतही है। तो इस तस्वीर को और साफ कैसे किया जा सकता है? क्या हमें ये दिखाना चाहिए कि उनकी नीतियों का असर अलग-अलग किसान वर्गों पर अलग-अलग कैसे पड़ा? ठीक यही करना है। कहानी को और सूक्ष्म और सटीक बनाने के लिए ये साफ तौर पर दिखाना होगा कि उनकी नीतियां, खास तौर पर वो जमींदारी उन्मूलन और भूमि चकबंदी वाली, वो मुख्य रूप से उन किसानों के लिए फायदेमंद थीं जिनके पास पहले से मतलब कुछ जमीन और संसाधन थे। यानी अमीर और मध्यम किसान। अमीर और मध्यम किसान, बिल्कुल। कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? जैसे जमींदारी उन्मूलन का जिक्र है, उसे कैसे दिखाया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे जब आप जमींदारी उन्मूलन पे बात करते हैं, तो ये दिखाइए कि इस कानून ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम जोत वाले काश्तकारों को कैसे जमीन का माली बना दिया। भूमिधर बना दिया। हाँ, भूमिधर। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। लेकिन साथ ही ये भी दिखाना जरूरी है कि जो भूमिहीन खेतीहर मजदूर थे, उनके जीवन में इससे कोई खास बदलाव नहीं आया। क्योंकि जमीन का मालिकाना हक तो उन्हें मिला ही नहीं। वो जहां थे वहीं रह गए। ये तो बहुत अहम फर्क है। मतलब एक ही कानून का असर दो समूहों पर बिल्कुल अलग था। एकदम अलग। और देखिए, इस बात का समर्थन करने के लिए एकेडमिक रिसर्च भी है। अच्छा। टेरेंस जे बायर्स जैसे विद्वानों ने बहुत पहले ही लिखा था कि चरण सिंह ने ग्रामीण गरीबों के लिए असल में बहुत कम काम किया। उनका पूरा ध्यान उस किसान वर्ग पर था जो जमीन का मालिक था या फिर बन सकता था। तो इस विश्लेषण को शामिल करने से तर्क और मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल, ये कहने से कि उन्होंने किस वर्ग का प्रतिनिधित्व किया, उनकी राजनीतिक विरासत का एक ज्यादा ईमानदार और कह सकते हैं एक ज्यादा जटिल मूल्यांकन सामने आएगा। ये बात तो साफ हो गई कि किसान का मतलब समझना कितना जरूरी है। इससे कहानी सतही होने से बच जाती है। पर इससे मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है। पूछिए। चरण सिंह सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचारक भी थे। उन्होंने किताबें भी लिखी। तो क्या उनके राजनीतिक काम और उनकी लिखी हुई बातों में कोई तालमेल था, या वहां भी कोई विरोधाभास दिखता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यही हमारी दूसरी अहम बात है। लेख उनके राजनीतिक कामों और उनके वैचारिक लेखन को अलग अलग दिखाता है, लेकिन इन दोनों के बीच जो तनाव है, जो गहरा अंतर्विरोध है, उसे पूरी तरह से नहीं खंगालता। अंतर्विरोध? किस तरह का अंतर्विरोध? देखिए, पाठक को ये तो पता चलता है कि चरण सिंह जॉइंट फार्मिंग यानी सामूहिकता के सख्त खिलाफ थे। और वो छोटी बैल आधारित खेती के समर्थक थे। बिल्कुल। उनकी किताबों में एक ऐसे किसान का आदर्श है जो आत्मनिर्भर है, जो मशीनों पर निर्भर नहीं है। लेकिन असलियत में क्या हुआ? उनके राजनीतिक कामों का नतीजा उनकी विचारधारा से बिल्कुल अलग निकला। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है।
मतलब वो अपनी किताबों में जिस चीज के खिलाफ लिख रहे थे, उनकी राजनीति उसी चीज को बढ़ावा दे रही थी। हाँ, जैसे कि ट्रैक्टर और मशीनों का इस्तेमाल। बिल्कुल। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प तनाव है। उनकी विचारधारा एक आत्मनिर्भर, गैर मशीनीकृत छोटे किसान के आदर्श की बात करती थी। लेकिन उनकी राजनीति ने एक ऐसे अमीर और मध्यम किसान वर्ग को ताकत दी जिसने जमकर पूंजीवादी और मशीनीकृत खेती को अपनाया। और उनका जो मुख्य राजनीतिक आधार था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वो तो हरित क्रांति और कृषि के मशीनीकरण का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। हाँ, वही तो इसे लेख में कैसे दिखाया जा सकता है? बताइए। इस अंतर्विरोध को कहानी का केंद्र बनाना चाहिए। एक तरफ उनकी किताबें जैसे जॉइंट फार्मिंग, एक्स रेड या इंडियाज इकोनॉमिक नाइटमेयर से उनके विचार दिखाइए, जहां वो बड़े पैमाने की मशीनी खेती की आलोचना करते हैं। सही। और दूसरी तरफ ये हकीकत सामने लाइए कि उनके समर्थक किसान ही ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और रासायनिक उर्वरकों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या ये एक विचारक के आदर्शवाद और एक राजनेता की यथार्थवादी मजबूरियों के बीच का संघर्ष था? यही सवाल तो पाठक के सामने रखना है। क्या वे अपने ही बनाए गए वर्ग की आकांक्षाओं को नियंत्रित नहीं कर सके, या फिर क्या उन्होंने जानबूझकर अपने आदर्शों से समझौता कर लिया था? यह तनाव कहानी को एक साधारण जीवनी से उठाकर एक गहरे राजनैतिक विश्लेषण तक ले जाएगा, पाठक को सोचने पर मजबूर करेगा। विचारक और राजनेता का ये तनाव वाकई दिलचस्प है। इसी से जुड़ी एक और बात है जिस पर लेख में काफी जोर दिया गया है। क्या? जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के साथ उनका टकराव। लेख में इसे भारत की अंदरूनी राजनीति का एक अहम हिस्सा बताया गया है। क्या ये सिर्फ उतना ही था? ये एक बहुत बड़ा हिस्सा तो था, लेकिन अभी जो कहानी है वो एक बहुत बड़ा मौका चूक रही है। वो कैसे? ये चरण सिंह और नेहरू के टकराव को सिर्फ एक घरेलू राजनीतिक मुद्दे के तौर पर देखती है, कांग्रेस के अंदर की लड़ाई या दो नेताओं की असहमति। तो आप कह रही हैं कि ऐसा करने से हम इसके असली महत्व को कम कर रहे हैं? हाँ, सीमित कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ भारत की समाजवाद बनाम कृषि वाली बहस नहीं थी, ये कुछ और बड़ा था। बहुत बड़ा। ये असल में 20वीं सदी के एक वैश्विक वैचारिक संघर्ष का हिस्सा था। वैश्विक? हाँ, ये सिर्फ दो भारतीय नेताओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये विकास के दो बिल्कुल अलग विश्व दृष्टिकोणों के बीच की टक्कर थी, और ये टक्कर उस वक्त पूरी दुनिया में चल रही थी। ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। वो दो विश्व दृष्टिकोण कौन से थे? देखिए, एक तरफ नेहरू का मॉडल था, जो सोवियत संघ से प्रेरित था। भारी औद्योगिकरण, बड़े बांध, केंद्रीय योजना। टॉप डाउन अप्रोच। बिल्कुल। और दूसरी तरफ चरण सिंह का दृष्टिकोण था, जो रूस के नारोडनिक यानी लोक लुभावन विचारकों से मिलता जुलता था। नारोडनिक, ये एक दिलचस्प तुलना है। इसे थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। रूसी नारोडनिकों ने भी मार्क्सवाद और पूंजीवाद दोनों को खारिज कर दिया था। उनका मानना था कि समाज का उद्धार किसान करेगा, मजदूर नहीं। अच्छा। चरण सिंह भी ठीक यही मानते थे। उनका जो शहरी पूर्वाग्रह यानी अर्बन बायस का सिद्धांत है कि सारी नीतियां शहरों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। हाँ, वो सिद्धांत वैश्विक अकादमिक बहसों में आने से बहुत पहले का था। जब हम उन्हें इस वैश्विक संदर्भ में रखते हैं तो वो सिर्फ एक जाट नेता या यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रह जाते। वाह, तो इस नजरिए से देखें तो चरण सिंह सिर्फ एक भारतीय नेता नहीं, बल्कि एक वैश्विक नव लोकलुभावन परंपरा के विचारक के रूप में उभरते हैं। बिल्कुल। ये तो उनके कद और उनकी विरासत की प्रासंगिकता को बिल्कुल ही बदल देते हैं। हाँ, ये उनके काम को राष्ट्रीय सीमाओं से परे ले जाता है। पाठक को ये समझने में मदद मिलती है कि चरण सिंह जिन सवालों से जूझ रहे थे वे सिर्फ भारत के नहीं थे। दुनिया भर के कई देश विकास के इन्हीं दो रास्तों के बीच संघर्ष कर रहे थे। ये टकराव को एक व्यापक कैनवस देता है और उसे ज्यादा प्रासंगिक बनाता है। तो कुल मिलाकर आज हमने 3 मोटी मोटी बातों पर ध्यान दिया। पहला, किसानों के चैंपियन वाली छवि को और गहरा बनाना और ये साफ करना कि उनकी नीतियों से फायदा मुख्य रूप से अमीर और मध्यम किसानों को हुआ, भूमिहीन मजदूरों को नहीं। सही। दूसरा, उनकी छोटी आत्मनिर्भर खेती की विचारधारा और उनके राजनीतिक कामों के नतीजे में जो पूंजीवादी मशीनीकृत कृषि उभरी, उसके बीच के गहरे अंतर्विरोध को कहानी का केंद्र बनाना।
बिल्कुल। और तीसरा, उनके और नेहरू के बीच के संघर्ष को सिर्फ एक घरेलू बहस की तरह नहीं, बल्कि विकास के दो वैश्विक मॉडलों के टकराव के रूप में पेश करना। हाँ, ये 3 मुख्य बातें हैं। ये सुझाव इस लेख को एक तथ्यात्मक जीवनी से एक गहरे विश्लेषणात्मक अध्ययन में बदल सकते हैं। जब आप इन बदलावों पर काम कर लें तो हमें अपना काम फिर से भेजिएगा। हाँ, हमें ये देखना अच्छा लगेगा कि यह कहानी कैसे विकसित होती है।